अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में और मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा। हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। आलू की उन्नत किस्में व वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। शीत ऋतु में बकरियों की देखरेख व प्रबंधन। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत यदि आलू की बात करें तो इसकी खेती छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक किसान भाई धान की कटाई के उपरांत नवंबर माह में करते हैं। तो जो किसान भाई इसकी बुवाई करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वह आलू की खेती को करने से पूर्व एवं पश्चात की सभी प्रक्रियाओं को सुनियोजित ढंग से अपनाएं, क्योंकि यदि आपके खेत का चुनाव, उर्वरक प्रबंधन, प्रजातियों के चयन, बुवाई की विधि इत्यादि बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया तो कंदों का जमाव प्रभावित होने के साथ खड़ी फसल में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप फसल की बढ़वार प्रभावित होगी और अंततः ऐसी फसल से उपज बहुत ही कम प्राप्त होगी। इसलिए किसान भाइयों, आप आलू की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करें, इस विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे संवाददाता ने मुलाकात की कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के अधिष्ठाता डॉक्टर CR गुप्ता से। आलू लगाने के लिए बिलासपुर जिले के लिए नवंबर का महीना सबसे उपयुक्त है। खेत के लिए देखिए, ये तो कंद वाली फसल है, इसकी जमीन हमारी भुरभुरी होनी चाहिए। तो कम से कम एक बार मिट्टी पलटने वाले नागर से जुताई करना चाहिए और 2-3 बार जो है कल्टीवेटर से किसान भाई जुताई कर ले। और जैसा आपने ये रिच फार्मर्स देखे हैं, ये इसमें अगर हम मजदूरों के द्वारा मेड़ बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्च आता है। इसलिए आजकल वन फार्मर, जिसको रिच फार्मर भी आप कह सकते हैं, ये आ गए हैं जो ट्रैक्टर से भी चलते हैं और बैलों से भी चलते हैं। तो इस तरह से अगर रिच फार्मर मिल जाए तो ये कृषि अभियांत्रिकी विभाग है संभागीय, वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। तो इसमें जो है करीब 4-5 घंटे में 1 हेक्टेयर का ये मेड़ बन जाती है। किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि वो प्रमाणित बीज ही लें। वो जो शासकीय उद्यान रोपड़ी हैं छत्तीसगढ़ में जितनी सभी रोपड़ी में उपलब्ध रहता है, वहाँ से किसान भाई लें। बीज के लिए जैसे ये हमारी कुफरी पुखराज वैरायटी है, भाई लें और उन्हीं को लगाएं। जैसे कुफरी पुखराज है, कुफरी अशोका है, कुफरी जवाहर है, इस तरह के कुफरी सतलज है। ये जो अनुशंसित किस्में हैं जो बिलासपुर में, या बहुत से हमारे बिलासपुर के किसान लाल रंग के आलू लगाते हैं, आप देखे होंगे, उसका रेट भी ज़्यादा मिलता है। उधर सरगुजा संभाग में तो करीब 60 से 80% तक किसान भाई लाल रंग का आलू लगाते हैं। तो कुफरी अरुण करके एक अरुणा है ये किस्म, उसको किसान भाई लगा सकते हैं। हेक्टेयर में 20 से 25 कुंटल जो है बीज लगता है। 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल लगता है। इसको लगाने के पहले, क्योंकि इसमें कई भांति की बीमारियां आ जाती हैं। सबसे खतरनाक बीमारी है आलू का पिछेती झुलसा रोग, ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है। और भी कई बीमारियां आती हैं। तो समूल बीमारियों को नियंत्रण के लिए
अभी रीडोमिल नाम की दवा आई है मार्केट में। उसमें मेटालेक्सिल नाम का एक तत्व होता है, तो ये जो है सभी बीमारियों को नियंत्रित करता है। तो इसके माध्यम से घोल बना लें किसान भाई, और उसमें जो है 1 घंटे तक डुबो लें घोल में, और इसके बाद उसको सुखाने के बाद बुआई करें। अगर किसान भाई दूसरे दिन बुआई करते हैं तो सबसे अच्छा होगा जी। और यदि बहुत बड़ा साइज का आलू है 100 ग्राम 200 ग्राम, तो उसको 2 भाग में काट लें किसान भाई। और ध्यान दें किसान भाई, अंकुरित बीज ही लगाएं जिसमें आंखें उभर गई हैं, तो उसमें जल्दी अंकुरण बाद में आएगा। और 100% और आलू लगाने के लिए 40 ग्राम की बीज की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देख रहे होंगे, जो हमारे बड़े आलू हैं उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर रख रहे हैं, और जो छोटे हैं उसका 15 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी रख रहे हैं। और इसमें कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं, जैसा कि आप लाइन में देख रहे हैं। और इसके लिए सबसे उपयुक्त है खाद की व्यवस्था करना। आलू के लिए 120 किलोग्राम नत्रजन तत्व के रूप में, 100 किलोग्राम स्फुट तत्व के रूप में, और 100 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में लगता है प्रति हेक्टेयर। 2.5 एकड़ के लिए बता रहे हैं। तो इस खाद को जो आपका स्फुर है, ये सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देते हैं। इसमें क्या है, आपका चूना भी रहता है, और इसके साथ साथ जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है उसको, सल्फर और स्फुर और पोटाश, ये दोनों तत्व के रूप में जो खाद हैं, इसको बुआई के पहले ही लाइन में डाल देना चाहिए। और जो यूरिया है उसको 3 भाग में बांट के देना चाहिए, क्योंकि एक बार देने से जब सिंचाई करेंगे बुआई के बाद तो रिस करके नीचे चली जाएगी। तो यूरिया 1/3 का मतलब हुआ 40 किलोग्राम। 40 किलो का मतलब हुआ करीब 85 किलोग्राम यूरिया 2.5 एकड़ में 1 हेक्टेयर में जो है बुआई के समय देना चाहिए। और बुआई के 1 महीने बाद जो है आपको 85 किलो यूरिया, और बुआई के करीब 45 दिन बाद, 1.5 महीने बाद जो है आपका 85 किलोग्राम यूरिया डालना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जो है मादा भरना पड़ता है, क्योंकि कंद को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ध्यान रखें किसान भाई, क्योंकि वो बाहर निकल गया तो एक तरह से तना है वो हरा हो जाएगा। तो उसमें एक सोलेनिल नाम का विषैला पदार्थ आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए बार बार हमको कम से कम इसकी उम्र के हिसाब से इसके पूरे आयु में 2 बार हमको मादा भरना। ये फसल करीब 80 दिन की होती है। और बहुत से जहाँ ठंडी जलवायु है, जैसे सरगुजा संभाग है, तो वहाँ इस फसल के बाद दूसरी आलू की फसल, क्योंकि वहाँ मार्च तक ठंडी रहती है, तो इसको आपका 80 दिन में इसकी खुदाई करने के बाद समय बचता है, तो एक फसल और वहाँ के किसान भाई लेने लगे हैं, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा इनकम होती है। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे। के अंदर दीवार खड़ी करने का काम हो रहा है। जनता नहीं सहेगी। पूरा एंटी करप्शन को खत्म किया हुआ था इन लोगों ने। सच्चाई देखिए, 3 गुना ज्यादा सड़कें हमने बनाई। भ्रष्टाचार काम करने नहीं देना चाहते। कश्मीर के मसले को सियासी सतह पे देखा जाए, सरकार बचे या गिरे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। जिसका असर हो आप पर। टैक्सेस हैं जो परेशान करते, चिल्ला रहे, कोई नहीं सुन रहा है। जिस खबर का असर है पूरे राष्ट्र भर में, राष्ट्रीय समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। बकरी पालन लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा अपनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि सह व्यवसाय है, लेकिन प्रायः देखने में आता है कि हमारे बकरी पालक भाई इस व्यवसाय से वो लाभ नहीं ले पाते जो कि उन्हें मिलना चाहिए।
जब हमने इसके कारणों पर गौर किया तो पता चला कि हमारे किसान भाई बकरी पालन परंपरागत तरीके से ही करते हैं। वे इनके आवास एवं आहार का प्रबंधन मौसम अनुरूप नहीं करते हैं, जिस कारण बकरियां अनेक रोग व्याधियों की चपेट में आ जाती हैं और हमारे बकरी पालक भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो बकरी पालक भाइयों, आप भी बकरी पालन करते हैं तो इस व्यवसाय से वांछित लाभ लेने के लिए शरतकालीन समय में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया जाए, इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गरीबों की गाय यानी कि बकरी की। अब हम बात करें बकरियों से अधिक दुग्ध एवं मांस उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्तमान में सर्दियों के समय में सर्दी बहुत अधिक है, तो बकरियों के बाड़े में किसी अलाव को जलाकर बाड़े का तापमान बढ़ा सकते हैं। बकरियों के बाड़े को शाम के समय पर्दों से ढक दें, उनकी खिड़कियों को उचित प्रकार से बंद कर दें जिससे कि ठंडी हवा बकरियों के बाड़े में ना जाए, और सुबह के समय उन पर्दों को उठा दें जिससे कि बकरियों के बाड़े में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे अमोनिया आदि बाहर निकल जाएं। और बकरियों के बाड़े को प्रतिदिन सुबह एवं शाम को सफाई करना चाहिए जिससे कि उनमें साफ स्वच्छता बनी रहे, उनमें कोई जीवाणु विषाणु की वृद्धि ना हो। उसके साथ बकरियों के चराने के लिए उन्हें एक ही निश्चित स्थान पर न ले जाकर भिन्न स्थानों पर घुमाना चाहिए जिससे कि बकरियों को उचित मात्रा में संतुलित चारा और घास मिल सके। उसके साथ साथ एक ही स्थान पर यदि बकरियों को चराने के लिए ले जाया जाता है तो उनमें पिछले सीजन की या पिछले समय की जो बीमारियां हैं, जो कि घास और झाड़ियों के पत्तों पर जिनके कीटाणु लगे रहते हैं, वो बकरियों के अंदर जा सकते हैं जिससे बकरियों में इस वर्तमान सीजन में भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अतः बकरियों को नए स्थान पर चराने के लिए लेकर जाएं और उसके साथ साथ बकरियों के पीने के पानी का भी ध्यान रखें। उन्हें किसी गंदे पानी के गड्ढे से पानी ना पीने दें। उनके लिए पानी के अच्छे साफ स्वच्छ स्रोत की व्यवस्था करें। उसके साथ साथ शाम को घर पर लाने के बाद आप ध्यान रखें कि उन्हें कुछ मात्रा में बरसीम भी दें जो कि वर्तमान समय में सर्दियों के समय में उपलब्ध है। उसके साथ साथ प्रति बकरी की दर से करीब 100 ग्राम दाना प्रतिदिन दें एवं दूध देने वाली बकरियों को 200 ग्राम दाना प्रतिदिन की दर से दें। दाने में मुख्य रूप से मक्का, गेहूं, बाजरा, गेहूं का चोकर और खली जिसमें मूंगफली की खली, सोयाबीन की खली आप दे सकते हैं। इन सभी को मिलाकर बकरियों का एक संतुलित पोषक आहार बनाया जा सकता है। बकरियों में कुछ विशेष बीमारियों का भी प्रकोप इस सर्दी के सीजन में होता है जिनमें सबसे प्रमुख PPR नामक बीमारी है जिसे साधारण भाषा में बकरी का प्लेग भी बोलते हैं। इस बीमारी में बकरियों में मृत्यु दर अत्यधिक होती है एवं कभी कभी इलाज न होने की स्थिति में एक समूह की सभी बकरियां भी मर सकती हैं। इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में बकरियों में अत्यधिक मात्रा में दस्त लगना, उनको ठंड लगना और बकरियों की दस्त में खून का आना, उसके साथ साथ बकरियों के बच्चों में विशेष रूप से उनकी अतिशीघ्र मृत्यु हो जाना प्रमुख है। इस बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा साधन है इस बीमारी का टीकाकरण। इस बीमारी के टीकाकरण में अभी वर्तमान में सर्दियों के मौसम में बाजार में उपलब्ध PPR के टीके लगाना चाहिए। इसमें टीके की 1 ml मात्रा स्किन के या त्वचा के नीचे सबकट रूप में लगाई जाती है जिससे कि 1 साल तक इस बीमारी से बचाव होता है। इन सभी बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो किसान भाइयों की बकरी उत्पादन में निरंतर वृद्धि होगी और गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरी किसानों के लिए एक आय का बहुत अच्छा साधन बन सकती है। यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आगे का रोचक अंश कर रहा है आपका इंतजार, बने रहिए हमारे साथ। आवारा हूँ
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें प्रदेश के किसान भाइयों के पास गेहूं का भूसा और धान के पुआल की काफी अधिकता होगी और इस पुआल या भूसे को और अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने तथा अधिक समय तक सही एवं सुरक्षित रखने हेतु इसे यूरिया उपचार विधि के द्वारा पौष्टिकता बढ़ाकर हम अपने पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि हमारे दुधारू पशुओं में उचित पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे इनकी बढ़वार, प्रजनन क्षमता तथा दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे किसान भाइयों को हानि होती है। और यदि वे संतुलित आहार बाजार से खरीद कर प्रयोग करते हैं तो यह उनके लिए बहुत महंगा होता है, जिसके कारण लागत अधिक आती है। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन परिस्थितियों में पशुओं को क्या खिलाएं? तो किसान भाइयों, इसके लिए सूखे चारे जैसे भूसा या पुआल को यूरिया से उपचारित करके उसकी पौष्टिकता को बढ़ाकर उसका पशुओं के आहार में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु क्या है यह यूरिया उपचारित चारा, कैसे इसको उपचारित करना है? इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में पौष्टिक चारा की प्रमुख समस्या है, बल्कि उपलब्ध चारा सूखा, रिश्तेदार और निम्न कोटि का होने के कारण पशु पोषण के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार का चारा जैसे भूसा, पुआल, सूखी पत्तियां, खरपतवार और फसलों के अन्य बचे हुए पदार्थ पशुओं का केवल पेट भरने के काम आते हैं, न कि उनकी पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं, जिसकी वजह से पशुओं में प्रोटीन, ऊर्जा आदि आवश्यक तत्वों की कमी बनी रहती है। इसी कारण दुधारू पशुओं की न केवल दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, अपितु पशुओं की बढ़वार एवं प्रजनन क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाजार में उपलब्ध दाना, खली, दालें, संतुलित आहार आदि पूरक आहार पोषक तत्वों की कमी तो पूरी कर देते हैं, परंतु एक तो दूर दराज के गांवों में इसके मिलने की संभावना कम होती है और दूसरा यह महंगा बहुत होता है, जिससे पशुपालक इसको कम मात्रा में ही पशु को दे पाते हैं। इन परिस्थितियों में निम्न कोटि के सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाकर पशुओं को खिलाना ही एकमात्र समस्या का समाधान है। इसके लिए पुआल, भूसा या अन्य किसी सूखे चारे को यूरिया द्वारा उपचारित किया जाता है। ऐसे उपचारित चारे को पशुओं को खिलाने पर उसके पेट के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु यूरिया में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। यदि पुआल या अन्य सूखे चारे को ऐसे ही पशु को खिलाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट जल्दी पचता नहीं है, लेकिन यदि उसी चारे को यूरिया उपचारित करके पशुओं को खिलाते हैं तो उसकी पाचनशीलता दुगनी हो जाती है। तो आइए अब यह जानते हैं कि पुआल या अन्य सूखे चारे को यूरिया से उपचारित कैसे करें। तो इसके लिए यूरिया के 4% का घोल तैयार करते हैं और पुआल को एक तह के रूप में बिछाते हैं, उस पर घोल का छिड़काव करते हैं, फिर एक तह लगाते हैं, फिर छिड़काव करते हैं। इस तरह 6 से 7 तह बनाते हैं और छिड़काव करते रहते हैं।
एक औसत मानकर चलिए कि 100 किलोग्राम पुआल के लिए 60 लीटर पानी का घोल पर्याप्त होता है। तो घोल के छिड़काव की यह प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तब उसे 45 से 50 दिनों तक ढक देते हैं। 45 से 50 दिन बाद प्लास्टिक हटा देते हैं। उसके बाद आवश्यकतानुसार पुआल निकालकर उसे 5 से 10 मिनट खुले में रखें, जिससे उसमें अमोनिया गैस की गंध कम हो जाए। मशीन से काटकर जैसी जैसी जरूरत होती है अपने पशुओं को खिलाते रहें, लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, जैसे कि 6 माह से कम उम्र वाले पशुओं को ये चारा नहीं खिलाना चाहिए। दूसरा, जिस पशु की उत्पादन क्षमता 3 से 4 लीटर है, उन्हें अगर उपचारित चारा खिलाते हैं तो अतिरिक्त दाना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पशुपालक भाइयों, जैसा कि आपने इस प्रक्रिया को देखा, जो कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें यूरिया के अलावा कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं है। यदि पशु शुरू में इसे नहीं खाए तो इसको सूखे चारे में या हरे चारे में मिलाकर खिलावे। धीरे धीरे पशु को इसकी आदत हो जाती है तो वह स्वयं इसे खाने लगता है। इसके अलावा उपचारित चारे पर गुड़ के घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पशु गुड़ की गंध के कारण चारे को आसानी से खा लेते हैं। इसको खिलाते समय पशु को पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाएं। पशुपालक भाइयों, एक बार में कम से कम 1000 किलो चारे का उपचार करना चाहिए। अधिक मात्रा के कारण चारे की मात्रा की तुलना में खुली सतह क्षेत्र कम होता है, इसलिए अमोनिया गैस की हानि कम होती है। यूरिया उपचार से पोषक तत्वों में वृद्धि इस प्रकार है। इस प्रकार यदि पशुपालक भाई 7 किलो दाना खरीदने के बजाय उसी मूल्य में 1 क्विंटल चारे का उपचार कर लें तो कुल पाच्य प्रोटीन तथा पाच्य पोषक तत्व 3 गुना अधिक मिल सकता है। यूरिया उपचारित चारे के लाभ। यूरिया उपचार से चारे की पचनीयता में काफी बढ़ोतरी होती है। उपचारित चारे में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता पशु के लिए अधिक हो जाती है। इसको पशु चाव से खाते हैं एवं इससे बछड़े बछड़ियों में बढ़वार तेजी से होती है। दुधारू पशुओं का दूध बढ़ता है व दूध में वसा की मात्रा भी बढ़ती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिलवारा, जिला जबलपुर के कृषक प्रमोद पटेल ने। यह आम उद्यान में कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी कि आम के बाग में आगे आने वाले समय में आपको क्या क्या तैयारियां करनी है कीट प्रबंधन नीति अपनाने के लिए। तो अगर आम की बातें करें तो आम में इस समय आपने देखा होगा कि शाखा गांठ कीट का प्रकोप कहीं कहीं पर हो सकता है। शाखा गांठ कीट आप जानते होंगे कि गांठें पड़ जाती हैं, जिसे हम गॉल कहते हैं, और वो शंकु के आकार के होते हैं। और इससे होता ये है कि आगे आने वाली जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, नई पुष्पकलिकाएं आने वाली होती हैं, वो शाखा गांठ की वजह से नहीं आती हैं। तो जिस हिसाब से हमारे वातावरण में बदलाव आ रहा है, इस समय वो शाखा गांठ कीट की आपको दिखाई देने की संभावना है। तो अगर वो दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले तो मेरा आपको यही सुझाव होगा कि आप जो है उन शाखा गांठों को आप प्रूनिंग कर दें, उनकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई करने से और उनको उसके बाद में जलाना भी होगा, ताकि जो कीड़ा उसके अंदर है उससे आपकी फसल का नुकसान ना हो पाए। दूसरी बात ये कि जब आप कटाई छटाई करेंगे तो निराई गुड़ाई का भी प्रबंधन कर दें। इस अवस्था में अगर आप निराई गुड़ाई करते हैं तो 2-3 बातें बहुत अच्छी होती हैं। ज़्यादातर कीड़ों की इस समय अंड अवस्था या प्यूपा अवस्था आ जाएगी, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। तो सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कीड़े मकड़े हुए, छिपकलियाँ हुई, ये सब थोड़ा सुसुप्तावस्था में चली जाती हैं। तो इनकी जो निष्क्रिय अवस्था होती है वो अक्सर मिट्टी में होती है। अगर हम जुताई करा दें अपने बागों में तो वो जितने भी प्यूपल अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में जो कीड़े हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जितने भी बगुले हुए और कुछ कीट भक्षी चिड़ियाएँ होती हैं, पक्षी होते हैं, वो उनका भोजन करते हैं। एक जो कीड़ा दिसंबर में सक्रिय होगा वो है कड़ी कीट आम का। आम का कड़ी कीट आपको पता है कि ये ज़मीन के अंदर रहता है, वहाँ से अंडे देने के बाद में धीरे धीरे ये चढ़कर पेड़ पर पहुँचता है
और ये 15 दिसंबर के बाद सक्रिय होना शुरू हो जाता है। हालांकि वातावरण बदलाव के कारण इसका कई बार जो निकलना होता है वो जनवरी में होता है, पर अगर आप देखें तो 15 दिसंबर तक ही हम डेट मानते हैं। तो इसके लिए आपको करना है, एक तो आप साफ़ सफाई आप अगले महीने और इस महीने से शुरू कर ही देंगे। दूसरा, 15 दिसंबर तक आप अपने पेड़ के चारों तरफ पॉलीथीन की शीट बांधेंगे। 25 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन शीट ले लें और छाल को थोड़ा सा खुरच लें ताकि उसकी सतह चिकनी हो जाए। और उसके बाद में उसके दोनों तरफ जब पॉलीथीन शीट चिपकाएंगे, आप लगाएंगे, रस्सी की सहायता से बांधेंगे, तो उसमें आपको ग्रीस यानी कि चिपचिपाने वाला एक पदार्थ आपको लगा देना है, ताकि जो कड़ी कीट के निम्फ जो बच्चे हैं छोटे छोटे होंगे, जो कई बार दिखाई भी नहीं देते हैं, जब उसके ऊपर चढ़ना चाहेंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे, चिपक जाएंगे। और थालों के आसपास और अच्छे से निराई गुड़ाई करें। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कड़ी कीट की समस्या आपको बहुत हद तक आप दूर कर सकेंगे और आगे आने वाले समय में जब बौर आएगी तो उसमें आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाएगी। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम माधवगढ़ जिला मुरैना के कृषक प्रदीप यादव ने। यह चना की उन्नतशील किस्में एवं उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, काबुली चना की डॉलर एवं डबल डॉलर उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो उसमें है JGK 1, JGK 2 तथा JGK 3। इनकी पकने की अवधि है 110 से 115 दिन तथा औसत उपज है 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब यदि हम देसी चना की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उसमें है JG 14, जिसकी पकने की अवधि 95 से 110 दिन और औसत उपज है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। JG 16 पकने की अवधि 110 से 120 दिन, औसत उपज है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। JG 322 पकने की अवधि 110 से 115 दिन, औसत उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जाकी 9218 पकने की अवधि 112 दिन, औसत उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। JG 130 पकने की अवधि 100 से 120 दिन, औसत उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। JG 63 पकने की अवधि 110 से 120 दिन, औसत उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। JG 11 पकने की अवधि 100 से 110 दिन, औसत उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। किसान भाई इनमें से किसी भी प्रजाति का चुनाव कर अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। चना की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 15 से 22 क्विंटल अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को भूमि की अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। उसके बाद रासायनिक उर्वरक प्रबंधन में 20 से 25 किलोग्राम नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि असिंचित अवस्था में 20% यूरिया या DAP का फसल पर स्प्रे करने से चना की उपज में वृद्धि होती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।